Edusalis Education with Peace of Mind. Hello students, my name is Rasika and I welcome you all to Edusalis, that is education with peace of minds. So students, ये है पार्ट 2 ऑफ idioms and phrases. जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं. आज के सेशन में हमने जो 2022 में एसएससी सीजीएल में idioms phrases पूछे थे वो इसमें डिस्कस करे हैं. एंड बिलीव मी, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसबीआई पीओ की कर रहे हो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, रेलवेज, एनी गवर्नमेंट एग्जाम, बिकॉज idioms एंड phrases इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. जरूरी नहीं आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चन idioms एंड phrases से पूछे जाए, बट ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो, क्लोज टेस्ट पढ़ते हो, पैराजम्बल्स पढ़ते हो, बिकॉज इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट इडियम और फ्रेज देन यू मिस आउट अ लॉट. ठीक है, तो ये सेशन आप जरूर लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज गिव अ थम्स अप. एंड बिफोर प्रोसीडिंग विद द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो इट मोटिवेट्स अस टू कीप मेकिंग सच फ्री एजुकेशनल वीडियोस फॉर यू ऑल. तो चलिए सेशन को फिर हम अपने स्टार्ट करते हैं. हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. The announcement of new tourism policy of the government has made some people excited or interested. तो अब इसमें आप देखोगे तो ये कुछ डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें आपको ये वर्ड दिया है एक्साइटेड और इंटरेस्टेड. अब आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं ये एक्चुअली 4 idioms दिए हैं, तो इनमें से कौन सा idiom फिट बैठता है एक्साइटेड और इंटरेस्टेड से, वो हमें देखना है. ओके, सो आई विल डिस्कस ऑल द idioms वन बाय वन. ऑप्शन ए आपका बोल रहा है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स. पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा एफर्ट करना किसी चीज के लिए. ठीक है, उसको कहते हैं पुल आउट ऑल द स्टॉप्स. तो इसमें आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स आर पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स टू क्रैक द गवर्नमेंट एग्जाम. बहुत ज्यादा एफर्ट डालना किसी चीज को अटेन करने के लिए, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स. ऑप्शन बी राउंड इन अ सर्कल. राउंड इन अ सर्कल मतलब हो गया कोई चीज ऐसे गोल गोल घूमते रहना विदाउट एनी कंक्लूजन. ठीक है, एक ही चीज का बार बार होते जाना विदाउट एनी फर्दर कंक्लूजन. तो इसमें आप बोल सकते हो द डिस्कशंस वेंट राउंड इन द सर्कल विदाउट एनी कंक्लूजन. तो ये हो गया राउंड इन द सर्कल. ठीक है, कोई चीज अचीव नहीं होना, बस खाली उसी चीज को रिपीटेडली करते रहना. ऑप्शन सी क्विकन द पर्ल्स. और क्विकन द पर्ल्स का आप एक और भी पूछा जा सकता है, केप्ट द पर्ल्स रेसिंग, वो भी होता है क्विकन द पर्ल्स. इसका मतलब यही हो गया एक्साइटेड या इंटरेस्टेड. तो आपका करेक्ट आंसर है टू क्विकन द पर्ल्स. The announcement of new tourism policy of government has made some people quicken the pulse. उसको बहुत ज्यादा एक्साइट कर दिया कि अच्छा ये क्या होने वाला है, वो होता है quicken the pulse और racing your pulse. डी है रीच फॉर द मून. रीच फॉर द मून मतलब कोई सी डिफिकल्ट चीज के लिए आपको एम करना. जैसे आप बोलते हो ना कि इससे आसमान की चाह है या चांद की चाह है, वो होता है रीच फॉर द मून. ओके, सो टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर इज लाइक रीचिंग फॉर द मून. ऐसा नहीं है वो इम्पॉसिबल है, बट हाँ वो डिफिकल्ट है. सो इट स्टैंड्स फॉर रीच फॉर द मून. ओके, चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. Being an ardent professional, the lawyer always kept his clients at an arm's length. Okay, at an arm's length काफी हम लोग यूज करते idiom, आपका सुना होना चाहिए. Again, 4 options are there. Option A away from each other, option B at a distance, C under wraps, and option D alert and prepared. तो अगेन इसमें क्या किया, इसमें idiom दिया है उन्होंने और इसमें 4 ऑप्शंस क्या होंगे at an arm's length का, तो उसका डायरेक्ट मीनिंग इसमें पूछा है. अब ये देखिए थोड़ा इजी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको एक सेंटेंस फ्रेम करके दिया है. अगर डायरेक्ट कई बार पूछ लेते हैं एट एन आर्म्स लेंथ, तब अगर आपको मीनिंग नहीं पता होता है तो आप कभी गेस वर्क कर लेते हो. बट आपको सेंटेंस में अगर वो इडियम दिया है तो कई बार इजी हो जाता है उसका मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आप उसमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकाल पाते हो कि सेंटेंस में वो इडियम कैसे यूज किया है. राइट, सो एट एन आर्म्स लेंथ, बीइंग एन आर्डेंट प्रोफेशनल द लॉयर ऑलवेज केप्ट हिज क्लाइंट्स एट एन आर्म्स लेंथ. तो जो लॉयर था वो क्या करता था, अपने क्लाइंट्स को अपने से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखता था. एट योर आर्म्स लेंथ मतलब लगभग इतना डिस्टेंस की दूरी पर रखता था, उनको बहुत ज्यादा क्लोज अपने नहीं रखता था. ओके, सो मतलब उसका एकदम स्ट्रिक्ट डेमिनर था, तो वो एकदम अपने क्लाइंट्स को एकदम सर चढ़ा के नहीं रखता था. ही यूज्ड टू कीप एट सम डिस्टेंस, मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज क्लाइंट्स. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी, एट अ डिस्टेंस. ओके, अवे फ्रॉम ईच अदर मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से दूर रखता था, वो नहीं होता इसका मतलब. अंडर रैप्स का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को यू कीप समथिंग अंडर रैप्स मींस यू कीप समथिंग एज अ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल.
सो दैट इज अंडर एप्स। तो उनको क्लाइंट्स को कुछ ऐसा सीक्रेटली नहीं रखता था। अलर्ट एंड प्रिपेयर्ड, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा कि क्लाइंट्स को बहुत अलर्ट रख रहा है। ठीक है, तो एट एन आर्म्स लेंथ का करेक्ट मीनिंग हुआ कीप एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फ्लाई इनटू अ पैशन। जैसे इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में कि डायरेक्ट ईडियम पूछ लिया, तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको उनका एक्चुअल मीनिंग पता हो, क्योंकि इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है तो आप किससे इसको कोरिलेट करोगे, तो आपको इसका डायरेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। फ्लाई इनटू अ पैशन। सो देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। ऑप्शन ए टू बी अग्रेसिव एट टाइम्स, ऑप्शन बी टू बिकम अग्रेसिव ऑफन, ऑप्शन सी टू बिकम एंग्री सडनली, एंड डी टू बी ऑलवेज एंग्री। सो फ्लाई इनटू अ पैशन का मीनिंग होता है अचानक से गुस्सा हो जाना। टू बिकम एंग्री सडनली विच इज गिवन इन योर ऑप्शन सी, टू बिकम एंग्री सडनली। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अग्रेसिव हो जाना एट टाइम्स, कभी कभी एट टाइम्स अग्रेसिव हो जाना। ऑप्शन बी कह रहा है ऑफन, जल्दी जल्दी अग्रेसिव हो जाना। ठीक है, हमेशा ही गुस्से में रहना, ऑप्शन डी कह रहा है नहीं। तो फ्लाई इनटू अ पैशन, अचानक से गुस्सा हो जाना, उसको कहते हैं फ्लाई इनटू अ पैशन। अब आप इसको कैसे याद रखोगे इस ईडीएम को, तो आप इसके सेंटेंस फ्रेम करिए। जब तक आप सेंटेंस नहीं फ्रेम करोगे आपको ईडीएम वो लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो ऐसे आप बोल सकते हो व्हेन राम लॉस्ट हिज मैच ही फ्लेw इनटू अ पैशन। मतलब जैसे वो मैच हार गया तो उसको अचानक से गुस्सा आ गया कि वो क्या करे अब, इस तरीके से। ठीक है, तो फ्लाई इनटू अ पैशन मतलब अचानक से गुस्सा आ जाना। नेक्स्ट, इन व्हील एंड वो, इसके 4 ऑप्शंस थे। इन सैड एंड ग्लूमी डेज, इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, एंड इन डिस्पेयर एंड फेलियर। तब आप ये देखिए व्हील और वो, आपको इनके डिफरेंट मीनिंग्स भी पता होने चाहिए। व्हील का मतलब होता है आपके गुड टाइम्स में, हैप्पी डेज, इन योर प्रॉस्परस डेज, उसको कहते हैं व्हील। और वो का मतलब हो गया इन योर बैड टाइम्स, इन ट्रबल, डिफिकल्टीज, एडवर्स सिचुएशंस, इनको कहते हैं वो। तो दोनों ही क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स है। मतलब एक हैप्पी और एक सैड। तो आप देखिए कौन से सेंटेंस में ऐसे ऑपोजिट टर्म्स यूज हुए हैं। ए में सैड और ग्लूमी हुआ है, दोनों ही सिनोनिम्स है। तो सैड और ग्लूमी का मतलब एक होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए कट हो गया। ऑप्शन बी में हैप्पीनेस एंड गुड, दोनों अगेन सेम मीनिंग्स है, ये आपका कट हो गया। ऑप्शन सी इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ये एंटोनिम्स है, ऑपोजिट मीनिंग्स को दिखाते हैं। प्रोस्पेरिटी यानी गुड टाइम्स एंड एडवर्सिटी इन योर बैड ट्रबल डिफिकल्ट टाइम्स। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में क्या बता रहा है, इन डिस्पेयर एंड फेलियर, अगेन ये सेम मीनिंग्स हो गए। तो व्हील एंड वो क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स को दिखा रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं। व्हील गुड डेज एंड वो बैड डेज। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। हो सकता है इसका ऑप्शन नेक्स्ट ईयर एग्जाम में आ जाए, तो इसमें दिया इन हैप्पी एंड योर बैड डेज, तो उसका आंसर वो हो जाएगा इन गुड और बैड डेज, इन योर हैप्पी एंड सैड डेज। ओके, तो in prosperity and adversity is the right answer. Next, just add a bit of cheese to your pasta and Bob's your uncle. तो बॉब्स योर अंकल ये है ना, ये बहुत ही कॉमनली यूज फ्रेज है जो कि इंग्लैंड में बहुत यूज किया जाता है, बॉब्स योर अंकल। तो बॉब्स योर अंकल का मतलब क्या होता है, एंड इट्स डन, मतलब जैसे बोलते हैं ना बस ऐसा ऐसा करो और हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, तो बॉब्स योर अंकल उसको एम्फोसाइज करते हैं, मतलब कितना इजीली आप इस टास्क को कर सकते हो, कितना इजीली क्विकली इस टास्क को करा जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करना है, सो यू कैन एडवाइस हिम लाइक फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मेक ऑनलाइन पेमेंट एंड बॉब्स योर अंकल। ठीक है, तो कितना इजी है इस काम को करना। सो ये इस चीज को एम्फोसाइज करता है दैट टास्क इज इजीली और क्विकली अचीवेबल। सो विच इज योर ऑप्शन ए, इट बिकम्स इजीली अचीवेबल। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है। इट चेंजेस अपीयरेंस, नो, इट रूइंस एवरीथिंग, इट चेंजेस नथिंग, ये सारे ही ऑप्शंस इसमें इनकरेक्ट है। बॉब्स योर अंकल का होता है मतलब जैसे मैंने बताया किसी चीज को एम्फोसाइज करना कि बस देखो कितना इजीली ये काम हो गया। सो द टास्क बिकम इजीली एंड क्विकली अचीवेबल। नेक्स्ट, अ स्केलेटन इन द कबर्ड। अब आप इसमें अगर आप सेपरेट एलिमेंट्स पे भी जाओगे तो भी आप इसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो। स्केलेटन इन द कबर्ड, ठीक है, पता नहीं। ऑप्शन ए, अ पॉपुलर फैक्ट विच इज नॉट हिडन, अ पॉपुलर फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, एन एम्बेरेसिंग फैक्ट नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट, एंड एन एम्बेरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। तो अच्छा, कबर्ड में कोई चीज रख रहे हो तो मतलब एक तो छुपा के रख रहे हो,
और स्केलेटन है तो एक्चुअली स्केलेटन क्या है, किसी नेगेटिव चीज को डिपिक्ट कर रहा है, राइट। तो नेगेटिव चीज को आप कुछ छुपा के रख रहे हो, ठीक है, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। ओके, सो इसको आप कैसे सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हो, he has a skeleton in the cupboard which can affect his future prospects of becoming an MLA। ठीक है, उसकी कुछ ऐसी सीक्रेट एम्बैरेसिंग चीजें हैं जो अगर रिवील हो गई, पब्लिक में आ गई, तो उसके जो चांसेस एमएलए बनने के वो ब्लीक हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हो गया आपका स्केलेटन इन कबर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल आईज, फोर ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन ए वॉचिंग विद एंगर, ऑप्शन बी वॉचिंग ईगरली, ऑप्शन सी वॉचिंग विद नो इंटरेस्ट, एंड ऑप्शन डी नॉट वॉचिंग एट ऑल। तो देखिए ऑल आईज, एकदम पूरी आंख लगा के, मतलब एकदम पूरी तत्परता से, विद फुल ईगरनेस, एकदम अटेंटिवली किसी चीज को देखना, उसको बोलते हैं ऑल आईज। इसको आप कैसे बोल सकते हो, द चिल्ड्रन वर ऑल आईज व्हेन मैजिशियन वाज परफॉर्मिंग अ ट्रिक। ठीक है, एकदम अटेंटिवली देख रहे थे, अच्छे से, मतलब ध्यान लगा के देख रहे थे। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी, वॉचिंग ईगरली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द लेक्चर बाय द फ्रेंच प्रोफेसर सीम्ड लैटिन एंड ग्रीक टू द यंग स्टूडेंट्स। ये बहुत इजी है, लैटिन एंड ग्रीक फॉर टू द यंग स्टूडेंट्स। लैटिन एंड ग्रीक मतलब जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना, ये मेरे लिए फारसी है, अरबी है, मतलब मुझे वो चीज पता ही नहीं है। ठीक है, मेरे को वो चीज समझ ही नहीं आ रही है, ये क्या लिखा है। इंग्लिश मेरे लिए क्या है, मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या है। ओके, इसका मैं मीनिंग ही नहीं समझ पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा हूँ किसी चीज को। तो वो हो गया आपके लिए लैटिन एंड ग्रीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं लैटिन और ग्रीक है, अरबी फारसी, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ओके, इंटरेस्टिंग है नहीं। ल्यूसिड है, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, बहुत ही क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, तो ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। अनबायस्ड है, मतलब इम्पार्शियल है। ठीक है, तो अगेन इसका इससे कोई सिमिलैरिटी नहीं है लैटिन और ग्रीक और अनबायस्ड का। तो इसका करेक्ट आंसर है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यानी विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय अस। ठीक है, विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अस, तो वो हो गया इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट ग्रीन हॉर्न, ये बहुत ही कॉमन इडियम है जो कई बार पूछा गया है। अगेन फोर ऑप्शंस आर गिवन, अनएजुकेटेड पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्लेवर पर्सन और स्किल्ड पर्सन। चलिए मैं एक सेंटेंस फ्रेम करती हूँ, आप फिर बताइए क्या होगा इसका। आई एम ग्रीन हॉर्न इन डांसिंग, मतलब क्या है कि मैं डांसिंग में क्या हूँ, ग्रीन हॉर्न हूँ। ग्रीन हॉर्न हूँ मतलब मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। ठीक है, मैं नेव हूँ इसमें, अभी अभी जस्ट बस आई हूँ, अभी मुझे इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे डांसिंग करनी है, क्या क्या इसके फॉर्म्स है अलग अलग डांस के। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ग्रीन हॉर्न। ठीक है, कच्ची हूँ उसमें, अभी मैं नई नहीं हूँ। ठीक है, सो इनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए आप यूज करते हो ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट, ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, ये आपने कई बार सुना होगा मूवीज में भी। ठीक है ना, मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, तो इन कोल्ड ब्लड का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए दिया इन कोल्ड वेदर, क्या इसका ये बताया जा रहा है कि उसको ठंड में मार दिया गया, जी नहीं। सो ऑप्शन ए यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट। ऑप्शन बी बोल रहा है क्रूअली एंड डेलिबरेटली, ओके दिस कैन बी योर ऑप्शन। ऑप्शन सी व्हेन ब्लड वाज कोल्ड, इसका क्या मतलब हुआ, जब उसका खून ठंडा था तब मार दिया, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी रिग्रेटफुली, अच्छा अब हमने मार दिया, अब हमें दुख हो रहा है, बहुत ही दुख पूर्वक हमने उसको मार दिया, जी नहीं, तो ये भी एलिमिनेट होता है। करेक्ट आंसर इज क्रूअली एंड डेलिबरेटली। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, आप बहुत कोल्ड हो, इसका मतलब आप बोलते हो ना कि हाँ बहुत ही कोल्ड था, मैं उससे कल मिला, वो बहुत ही कोल्ड था। कोल्ड मतलब ये नहीं था कि वो बहुत ठंडा था, कोल्ड था मतलब कि बहुत ही इमोशनलेस था। ठीक है, बिल्कुल इनसेंसिटिव था, उसने कुछ इमोशंस नहीं दिखाए। ठीक है, तो वो होता है कोल्ड ब्लड मर्डर, कि विदाउट एनी इमोशंस आपने एकदम, जैसे लोगों का आजकल आता नहीं है न्यूज़पेपर में कि मार दिया, उसके 30 टुकड़े कर दिए, 50 टुकड़े कर दिए, वो क्या होता है, कोल्ड ब्लड मर्डर होता है। एकदम इंटेंशनली एक तो किया जाता है, ठीक है, मर्डर, कोई ये तो होता नहीं है कि भाई गलती से हो गया, तो एक तो डेलिबरेटली इंटेंशनली किया गया है, और बहुत ही क्रूअली कर दिया है विदाउट एनी इमोशंस। ठीक है, मारते समय मर्डरर को किसी तरीके का कोई दुख नहीं हो रहा है, कोई सिंपैथी नहीं है, बस एकदम बहुत ही बुरी तरीके से मार देना, बहुत ही क्रूअली मार देना। ठीक है, उसको कहते हैं इन कोल्ड ब्लड विदाउट एनी इमोशंस के, क्रूअली एंड डेलिबरेटली। ठीक है, नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज, फोर ऑप्शंस आर देयर, विद बर्डन,
without any aim, without happiness and with all of one's possession. ओके तो अगर आप जैसे बोलते हो आई लेफ्ट हाउस बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या हो गया, मेरे पास जितना सामान था सब कुछ लेकर मैंने अपना घर छोड़ दिया. ओके सो विद ऑल ऑफ वंस पोजेशन. इसमें आप ध्यान रखिएगा, सेंटेंस जब फ्रेम करो बैग एंड बैगेज का तो आपको विद नहीं लगाना है, कि आपको ऐसे नहीं बोलना है कि आई लेफ्ट माई होम विद बैग एंड बैगेज, बिकॉज बैग एंड बैगेज के साथ ऑटोमेटिक विद आ ही रहा है. ठीक है, तो आई लेफ्ट होम बैग एंड बैगेज, मैंने अपने सारे सामान का साथ पैक किया और अपना घर छोड़ दिया. ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस इसके रॉन्ग है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस. नेक्स्ट, कट अ पुअर फिगर. Four options are there: in a poor state, put a good impression, put a bad impression and bad physical form. So cut a poor figure का मतलब क्या हो गया कि बहुत ही किसी चीज पे बुरा इंप्रेशन डालना. इफ यू वेयर कैजुअल टू योर इंटरव्यूज यू विल कट अ पुअर फिगर. आप अपना ही इंप्रेशन खराब करोगे ना, कि आप उसको लेकर किसी चीज को लेकर सिंसियर नहीं हो. ठीक है ना, कि मतलब आप कैजुअल्स पहन के चले गए इंटरव्यू पे, सो यू आर कटिंग अ पुअर फिगर इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, यू आर putting a bad impression of yourself. तो वो होता है cut a poor figure, put a bad impression. So option C is a correct answer. Like a cake walk, ये बहुत ही सिंपल idiom है. Smooth surface, pleasant experience, easy task and active. So like a cake walk मतलब ये हो गया, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, ये मेरे लिए हलवा है, बहुत ही easy है. अरे ये क्या है, ये तो हलवा है, मैं ऐसे दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का, तो वो हो गया लाइक अ केक वॉक, इजी टास्क. इसकी जगह और क्या आ सकता है, लो हैंगिंग फ्रूट, इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर मी, मतलब नीचे लटका फल आपने निकाल लिया. इट्स लाइक अ चाइल्ड प्ले. तो ये डिफरेंट डिफरेंट ईडियम्स है जिनका सेम मीनिंग होता है. लाइक अ केक वॉक का की जगह लो हैंगिंग फ्रूट भी पूछ सकते हैं, लाइक अ चाइल्ड्स प्ले भी पूछ सकते हैं. ठीक है, सो ऑल द थ्री ईडियम्स मीन्स इट्स अ वेरी इजी टास्क फॉर मी. ठीक है, बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए. ठीक है, चलिए, फेयर एंड स्क्वायर, इसका आंसर इसमें ही दिया, फेयर एंड स्क्वायर. ऑप्शन ए ऑनेस्टली, ऑप्शन बी फेयर स्किन, फेयर स्किन मतलब कि गोरा है, गोरा चिट्टा, बिल्कुल नहीं. ऑप्शन सी वेग है, वेग है मतलब कोई चीज अनक्लियर है, एम्बिग्यूअस है. ऑप्शन डी गुड लुकिंग, अब वो फेयर है तो मतलब गुड लुकिंग ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना. तो फेयर एंड स्क्वायर से मतलब होता है ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी के साथ. वी वन द गेम फेयर एंड स्क्वायर, विदाउट एनी चीटिंग वी हैव वन दिस गेम. सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑनेस्टली. नेक्स्ट, बियर द palm. Four options are there: to bring joyful news, to lose a game, to advocate peace and to be a winner. So bear the palm का मतलब होता है to win rewards. Okay, I wish you bear the palm in your dancing competition. आप अपने डांस कंपटीशन में जीत कर आओ, इसका मतलब होता है you bear the palm. और you come up with the flying colors, ऐसे भी बोलते हैं ना. तो वो हो गया कि आप इस चीज में सक्सेसफुल हो, आप जीत के आओ. सो बियर द पाम और टू कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स, इन सब का मीनिंग हो गया टू बी अ विनर और टू बी अ सक्सेसफुल इन योर टास्क. नेक्स्ट, आई हैव बीन अ वेजिटेरियन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो फोर ऑप्शंस आर देयर. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम से आपको ढूंढना है कि चार इडियम्स में कौन सा इडियम है जो कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम को दिखाता है. सो ऑप्शन ए इज डोंकीज ईयर्स, ऑप्शन बी डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म, ऑप्शन सी डाई इन हार्नेस एंड ऑप्शन डी डैमोक्लीज स्वॉर्ड. सो आपको इन चारों इडियम्स के मीनिंग पता होने चाहिए, तभी आप बता पाओगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. या जिस इडियम का मीनिंग ही होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो आपको पता हो तो आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो, राइट. सो ऑप्शन ए डोंकीज ईयर्स इज अ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत चीज बहुत सालों से कर रहे हैं, मतलब डोंकीज ईयर्स उसी का होता है. तो इसका करेक्ट आंसर तो है ऑप्शन ए. ओके, बट आपको इन बाकी सबके भी मीनिंग्स पता होने चाहिए, बिकॉज हो सकता है आने वाले एग्जाम में डाइन हार्नेस पूछ लिया जाए, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, राइट. सो ऑप्शन बी है डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म. डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म मतलब बहुत ही होपलेस, सैड, डिजेक्टेड फील होना. आई फेल्ट लाइक अ डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म व्हेन आई लॉस्ट द मैच. ठीक है, मतलब मुझे बहुत ही एकदम होपलेस सैड सा फील हुआ, उसको कहते हैं डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म. डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है टू डाई व्हेन यू आर एक्टिवली वर्किंग, टू डाई बिफोर योर रिटायरमेंट. ओके, इसका मतलब होता है डाई इन हार्नेस, किसी की मतलब कोई एक्टिवली वर्क कर रहा है, अभी रिटायरमेंट भी नहीं लिया है, अभी एक्टिवली वर्क कर रहा है, उसी समय डेथ हो जाना.
ठीक है, उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। और डैमोक्लिस स्वॉर्ड आप जैसे हिंदी में बोलते हो मेरे ऊपर अभी उसकी तलवार लटक रही है, खतरे की तलवार लटक रही है, वो होता है डैमोक्लिस स्वॉर्ड। ठीक है, सो डैमोक्लिस स्वॉर्ड इज हैंगिंग ओवर योर हेड। ओके, फियर ऑफ जॉब लॉस इज लाइक अ डैमोक्लिस स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर आवर हेड। ठीक है, अब जैसे नया कोरोना का वेव आने वाला है, तो लोगों को अगेन फिर चिंता हो रही है कि फिर से हमारी कहीं जॉब तो नहीं चली जाएगी। सो इट्स लाइक अ डैमोक्लिस स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर आवर हेड। तो वो होता है डैमोक्लिस स्वॉर्ड। ठीक है, खतरे की तलवार लटकना। ओके, सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम का हो गया डोंकीज ईयर। आई होप आपको इन चारों इडियम की मीनिंग समझ में आ गई होंगी। और जैसे हम आपके लिए सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इडियम्स का, आप भी सेंटेंस ऐसे फ्रेम करिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये सब इडियम्स की मीनिंग रिटेन रहेंगे माइंड में। तो आप कमेंट करिए, हमें इन सब का सेंटेंस हम चेक करेंगे कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, एंड आई विल रिप्लाई यू ऑल्सो। इन हॉट waters, so four options are there: to be in trouble, to dip in hot water, to be in a hot climate and to feel relaxed. तो हॉट वाटर उसका मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। ठीक है, किसी डिफिकल्टी में पड़ जाना। सो एम्प्लॉय स्टेप हिमसेल्फ या लेड हिमसेल्फ इन हॉट ट्रबल व्हेन ही यूज द कंपनीज कार विदाउट परमिशन। आई लैंडेड माई सेल्फ इन हॉट वाटर्स, नॉट इन हॉट ट्रबल, आई लैंडेड माई सेल्फ इन हॉट वाटर्स व्हेन आई टुक हिज कीज विदाउट हिज परमिशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, मैंने अपने आप को ऐसे ट्रबल में डाला, डिफिकल्टी में डाला इन हॉट वाटर्स। ऑप्शन बी होगा डिप इन हॉट वाटर, गर्म पानी में डुबकी लगाना। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। टू बी इन हॉट क्लाइमेट मतलब गर्म मौसम में, टू फील रिलैक्स, रिलैक्स फील करना। तो ये बी सी डी ये सब ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट है, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, टू बी इन ट्रबल, अपने आप को डिफिकल्टी में डाल लेना, इज इन हॉट वाटर्स। ऑन द बॉल, four options are there: to be alert, doing a bad job, doing an average job, to be lazy. सो ऑन द बॉल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अलर्ट होना, अटेंटिव होना। ठीक है, उसको कहते हैं ऑन द बॉल। सो द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर इज ऑन द बॉल, मीन्स ही इज ऑल वेरी केयरफुल, अटेंटिव, अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं ऑन द बॉल, टू बी अलर्ट। यू नीड टू बी ऑन द बॉल वाइल अटेंडिंग द लेक्चर्स। आप लेक्चर्स एकदम अटेंटिवली अलर्ट होकर अटेंड करिए। ठीक है, तो वो होता है ऑन द बॉल। नेक्स्ट है ही वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ ग्रेव एरर ऑन हिज पार्ट। सो दिस इज द लास्ट इडियम, ग्रेव एरर ऑन हिज पार्ट। उसको जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उसने कोई बहुत ही भयंकर, बहुत ही ग्रेव सीरियस एरर करी। ओके, तो इसमें चार इडियम्स दिए, आपको बताना है कौन सा इडियम का सिमिलर मीनिंग होता है। टू मेक अ ग्रेव एरर, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इडियम होता है जिसका मतलब होता है रेनिंग हेविली। यस्टरडे इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कल बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी। माइंडिंग वंस पीस एंड क्यूज, सो माइंडिंग वंस पीस एंड क्यूज का मतलब अपने मैटर पे ध्यान देना, अपनी बिजनेस, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना, अपने बिहेवियर को माइंड करना। ठीक है, उसको कहते हैं माइंडिंग वंस पीस एंड क्यूज। सो ग्रैंडफादर टोल्ड द चिल्ड्रन टू माइंड देयर पीस एंड क्यूज, इसका मतलब अपनी लैंग्वेज को, अपनी बिहेवियर को कंट्रोल में रखना। पिकिंग होल्स, पिकिंग होल्स का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट और क्रिटिसाइज समथिंग। ओके, वो होता है पिकिंग फॉल्ट्स, किसी चीज में गलतियां ढूंढना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। और हिमालयन ब्लंडर, ये आपको वर्ड से लग रहा होगा, मतलब पहाड़ों के समान की गया ब्लंडर। एक होता है स्मॉल मिस्टेक, एक होता है बिग मिस्टेक, और फिर आता है ब्लंडर, और फिर आता है आपका हिमालयन ब्लंडर। ओके, सो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, हिमालयन ब्लंडर ये जो टर्म है ना, ये महात्मा गांधी जी ने यूज किया था फॉर सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, उसको वो नॉन वायलेंस मूवमेंट बनाना चाह रहे थे, बट फिर बाद में जलियांवाला बाग हो गया, जैसे आपको पता है, मैसेकर। उसके बाद लोग बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गए, तो वो नॉन वायलेंट मूवमेंट क्या हो गया, फिर वो वायलेंस में टर्न हो गया। तो फिर गांधी जी ने कहा कि नहीं, वो एक हमारा हिमालयन ब्लंडर था, मतलब बहुत ही सीरियस ग्रेव ब्लंडर था, मिस्टेक थी, एरर थी जो हमने करी। तो उसने कोई भयंकर गलती करी होगी, बड़ी गलती करी होगी, जिसकी वजह से उसको जॉब से निकाल दिया गया। ही वाज सैक्ड फ्रॉम हिज जॉब। सो करेक्ट आंसर इज ही कमिटेड हिमालयन ब्लंडर, दैट्स व्हाई ही वाज सैक्ड फ्रॉम हिज जॉब। ओके, सो आई होप आपको चारों इडियम्स की मीनिंग समझ में आ गए। अब आप भी इन सब के सेंटेंसेस फ्रेम करिए।
ओके स्टूडेंट, सो दैट्स फॉर द सेशन। आई होप आपको ये इडियम्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए, और मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में भी ये लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज डायरेक्टली ना पूछ के भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई इडियम हो सकता है, क्लोज टेस्ट में कोई इडियम हो सकता है, तो आपको वो मीनिंग्स पता होने चाहिए। ओके, सो आप अपने नोट्स ऐसे ही बनाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे फ्री में वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाते रहने के लिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस दैट वी प्रिपेयर फॉर यू ऑन एड्यूसोलिस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।